हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा बोर्ड क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5। अब आप बच्चे बोलेंगे कि मैम चैप्टर 1 से डायरेक्ट चैप्टर 5 कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो बच्चों, हमने ये सोचा है कि हम आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया है, तो आज मैं आपको आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर 5 है साइंस का, वो पढ़ाऊंगी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर 9 है साइंस का, वो पढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपका ये तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 5। चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का क्या नाम है बच्चों? द नेम इज लाइफ प्रोसेस। अब बच्चों, दो शब्द अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं, तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, नाइन्थ क्लास में दो चैप्टर पढ़े हैं, एक तो सेल और दूसरा टिश्यू। तो बेसिकली सेल और टिश्यू क्या आता है, हमारी बॉडी इन चीजों से बनी होती है। किन चीजों से बनी होती है? सेल से हमारी बॉडी बनी होती है, और जब सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी बॉडी बनी किस चीज से होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी फंक्शन क्या क्या करती है और कैसे करती है। इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो अच्छा, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि आप एक अलाइव चीज और नॉट अलाइव चीज में डिफरेंट कैसे करोगे? डिफरेंस अगर मैं पूछूं कि डिफरेंस करना हो आपको, तो आप कैसे करोगे? हो सकता है आप बोलो कि मैम, जो चीज जिंदा होती है वो चीज मूव करती है, लाइक चलती है, फिरती है, दौड़ती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें शो हो रहा होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई चीज रेस्ट पर है या सो रही है, मान लो कोई आदमी सो रहा है, तो आप उसको कैसे बताओगे कि वो जिंदा है या नहीं? अगर आप लोगों ने देखो मूवीज देखी होगी, मूवीज में ये सीन अक्सर आता है कि कोई बेहोश हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसकी नाक पे ऐसे हाथ रख के टेस्ट करते हैं। तो वो क्या टेस्ट करते हैं बच्चों? वो हमारा टेस्ट करते हैं ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग को। तो ब्रीथिंग को क्या करते हैं, यानी कि ये ब्रीथिंग क्या है, ये एक साइन है किसका? लाइफ का। यानी कि जो सांस ले रहा है, जैसे हम इस वक्त सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सो दिस इज व्हाट ब्रीथिंग। तो हम यहाँ पे ऐसे टेस्ट करते हैं कि वो बंदा सांस ले रहा है या नहीं। अगर उसकी सांसें चल रही होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बंदा जिंदा है, दैट पर्सन इज अलाइव। ठीक है बच्चों? तो मूवमेंट के ऊपर तो आप इतना नहीं बता सकते कि अगर कोई बंदा नहीं चल रहा तो उसका मतलब वो अलाइव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो सो रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो उसके बेसिस पे आप नहीं बता सकते। अच्छा, ये बात तो हो गई ह्यूमंस की, एनिमल्स की, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्लांट्स में कैसे बताओगे कि वो अलाइव हैं या नहीं? हो सकता है कई बच्चे बोले कि पौधे हरे होते हैं, तो अगर वो ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब वो अलाइव नहीं होता। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स हमें देखने को मिलता है लीव्स का। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, यानी कि ये फर्स्ट थ्री तो एक तरीके से ग्रीन है। बट उसके बाद ये जो फोर है, ये डिफरेंट प्लांट के लीव्स हैं। और ऐसे ही नहीं किसी के मरे वरे प्लांट के लिए आए हो, ये सब हेल्दी हेल्दी और अलाइव प्लांट के पत्तियां हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी ही हेल्दी और अलाइव प्लांट की पत्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कलर के बेसिस पे तो नहीं डिफाइन कर सकते कि कोई प्लांट जो है वो अ, क्या है कि जिंदा है या नहीं है। ठीक है? तो प्लांट में आप बता सकते हो कि मैम वो बढ़ते हैं, लाइक आपने एक पौधा लगाया तो वो कई साल में जाके एक पेड़ बन जाता है, तो प्लांट जो है ग्रो करते हैं। बट एक बात बताओ कि एक पोजीशन एक लाइक आपने पढ़ा होगा कि प्लांट भी कई कैटेगरीज में डिफाइन होता है, जैसे हर्ब्स, श्रब्स और भी बहुत कुछ। तो उनमें क्या होता है कि हाइट जो है कम होती है, उनमें ज्यादा हाइट होती ही नहीं है। तो अगर वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, एक स्टेज पे आके रुक गए, तो क्या आप उन्हें नॉट अलाइव मान लोगे? नहीं मानोगे ना आप नॉट अलाइव, वो है ही नहीं नॉट अलाइव। तो इसका मतलब कि आप प्लांट्स में भी जो है मूवमेंट के बेसिस पे नहीं बता सकते। लाइक कैक्टस हो गए, या फिर आपके घर में और भी छोटे पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं। फूल वाले पौधे तो हम लोग घर में सजाने के लिए रखते हैं, तो अब उनकी हाइट इतनी लंबी तो नहीं होती है ना पेड़ जितनी। तो आप ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रो करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी ग्रोथ उतनी ही होती है, तो वो उसके बाद ग्रो नहीं करते। तो अगर उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया, तो आप ये बोल दोगे कि ये तो अब अलाइव ही नहीं है। ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि हर प्लांट की एक लिमिट हाइट होती है, वो उसके बाद पहुंचने के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। बट
उनमें क्या होता है कि चेंजेज़ होते हैं जैसे बर्ड का आना, फ्लावर का आना और भी बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम प्लांट में भी जो है हाइट को लेकर या मूवमेंट को ग्रोथ के लेकर हम ऐसे नहीं बता सकते कि वो चीज़ अलाइव है या नहीं है। ठीक है बच्चों? अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कई ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जैसे कि बहुत छोटे हो गए जैसे कि वायरस, वायरस की मैं बात कर रही हूँ तो वायरस तो बच्चों उसका तो मूवमेंट आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते। तो क्या आप उसे वो तो एक माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है तो इसका मतलब कि आप मूवमेंट जो आप स्टार्टिंग में अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मूवमेंट से ही हम अलाइव का बता सकते हैं तो उस चीज को आप दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वायरस को तो पता ही तब चलता है जब वो किसी दूसरे सेल को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। उससे पहले तो उसका भी पता नहीं चलता। इतना ज्यादा मतलब उसका जो नेचर है इस तरीके का है कि जब तक वो दूसरे सेल को ऑक्यूपाई नहीं करेगा उसका वो पता भी नहीं चलता। राइट, तो हम मूवमेंट के बेसिस पे लाइव और अलाइव को डिफरेंशिएट ना करें, यही बेहतर होगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन ग्रोथ। ठीक है बच्चों? तो अब हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने ये जितनी भी चीजें बोली आपको, क्या बोला मैंने? राइट। तो मैंने अभी आपसे किन किन चीजों के बारे में बात की, मैंने आपसे बात की स्टार्टिंग में हमारी ह्यूमंस की, मैंने बात की कि वो दौड़ रहे हैं या आप अलाइव और नॉट अलाइव की बात की पहले मैंने। ठीक है, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में आप क्या कवर करने वाले हो, अलाइव चीजों को कवर करने वाले हो, उनका फंक्शनिंग देखने वाले हो। तो फंक्शन तो अलाइव चीज ही करेंगे, अब डेड तो ऐसे बैठा रहेगा, वो क्या फंक्शन करेगा? तो फंक्शन अगर आपको देखना है तो फंक्शन आप अलाइव चीज का ही तो देखोगे। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में कवर करने वाले हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों, और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि कैसे बोल रही हूँ मैं, इससे पहले आपने नाइन्थ क्लास में सेल पढ़ा है, सेल के बाद आपने टिश्यू पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी में पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर वर्क करता है, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क होता है हमारी बॉडी में। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे हुआ ना बच्चों हमारी बॉडी में, कि हमारे बॉडी में हर चीज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है कि ये वाले सेल ये काम करेंगे, ये न्यूरॉन्स ये काम करेंगे, सिग्नल भेजने का काम करेंगे, जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, यानी हर सेल का अपना काम बटा हुआ है। तो वो चीज क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, अगर बच्चों मान लो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इन्वायरमेंट का असर होता है, जैसे मान लो इन्वायरमेंट अपना जो इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डालता है, तो क्या होता है कि हमारा जो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होने लगता है। और ब्रेक होने के बाद कहाँ जाता है बच्चों, इट टेंड टू मूव टुवर्ड्स डेथ, यानी कि किसकी तरफ जाने लगता है, ये डेथ की तरफ जाने लगता है। ऐसा कब नहीं होगा, जब आपकी बॉडी खुद को रिपेयर और मेंटेन कर रही होगी। क्या कर रही होगी? रिपेयर और एंड मेंटेन, मेंटेन। अब मैं ये यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि देखो बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ये छोटे बच्चे नहीं, कोई भी किसी को भी कभी भी चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के ऊपर एक खुरंट जमने लगता है। अब वो खुरंट कैसे होता है, वो हमारी बॉडी अपने आप ही वर्क कर रही है ना, अपने आप ही हमारी बॉडी का ये वर्क होता है कि जहाँ पे भी कहीं पे ब्लीडिंग होती है तो वहां से क्लॉटिंग स्टार्ट कर देती है करना, अपने बॉडी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो ब्लड वहां से रुक जाए। तो इसने क्या करा, एक तरीके से रिपेयर का काम करा ना बच्चों, रिपेयर का काम करा। और मेंटेनेंस का भी काम यहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर ये दो चीजें नहीं हुई, मैं यहाँ पे इन दो चीजों की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ आपको, कि अगर ये दो चीजें हमारी बॉडी ने नहीं करा तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा ये ऊपर वाला हाल होगा। कि अगर हमारा इन्वायरमेंट ने का इफेक्ट अगर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है तो क्या होता है कि हमारा जो उसका ऑर्डर है वो बिगड़ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो ब्रेकेज आने लगती है, हमारे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में ब्रेक होने लगता है। और वो फिर हम किस तरफ जाने लगते हैं, हम मूव करने लगते हैं डेथ की तरफ। राइट, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी हॉरिबल, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी ये है कि हमारी बॉडी का
क्या काम होता है, रिपेयर और मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारी बॉडी का। अब बच्चों, हम जो ये चैप्टर है, ये बेसिकली हम चैप्टर पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम वो सारे जो प्रोसेस हैं वो पढ़ें। कौन से प्रोसेस जो टुगेदर वर्क करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप ये डेफिनेशन पढ़ो। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों, ये हमारे चैप्टर का नाम है, लाइफ प्रोसेस। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि वो सारे प्रोसेस जो कि टुगेदर वर्क करते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बच्चों, बात यहाँ पे क्या हो रही है, मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, मेंटेन करना। किसी चीज को मेंटेन करना। अगर आपको कोई काम दे दिया जाए तो वो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए एनर्जी। जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप कोई काम नहीं करोगे। अक्सर होता है कि हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि अरे बेटा खाना खा लो, वो तो भूखा है बेचारा, वो कैसे काम करेगा, वो तो तब से भूखा है, उसने खाना नहीं खाया। तो ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं बच्चों, यानी कि खाना एक तरीके से, जैसे खाने वाला वर्ड आ रहा है, तो हमें जो है मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों, हमें मिलती है हमारे फूड से। कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें हमारे कुछ एनर्जी मिलती है। अब ये कैसे होता है, यही चीज़ हम इस चैप्टर में आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी का यही तो वर्क है, कि कैसे हमने जो खाना खाया उसको कैसे उसने क्या उसके साथ किया, तोड़ मरोड़ या जो भी है रिएक्शन करी, क्या करा ऐसे करके कि उसमें से एनर्जी ले ली उसने। ठीक है, एनर्जी ले ली, और उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा रिलीज हो जाता है। ठीक है, हमने खाया कुछ और, रिलीज कुछ और किया। सो दिस इज व्हाट, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किसमें, लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्या होता है बच्चों, कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। हमारी जो लाइफ है वो किस पे बेस करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो कार्बन हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास एक एलिमेंट होता है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जैसे इस तरह की पीरियोडिक टेबल होती है, तो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 यानी 118 एलिमेंट है इस समय। बट हमारे पास कार्बन इतना यूनिक एलिमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आपकी क्लास में। और वो चैप्टर कौन सी क्लास में, आपकी इसी क्लास में, 10th क्लास में आप आगे जाके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो, शायद फोर्थ ही चैप्टर है ये आपका। तो ये केमिस्ट्री के उसमें आता है, तो हम तब पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कितनी है। हमारा क्या लिखा है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो ये जो है हमारा, जो मैंने यहाँ पे किसकी बात कर रही थी, मैं यहाँ पे फूड की बात कर रही थी, राइट। मैं यहाँ पे फूड की बात कर रही थी। तो जो फूड है वो हमारा क्या होता है, वो होता है सोर्स ऑफ कार्बन। क्या होता है बच्चों, वो हमारा सोर्स होता है एनर्जी का। और वो भी क्या होता है, वो भी हमारा क्या होता है, कार्बन डिपेंड। मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा था कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो भी हमारे जो फूड होते हैं वो भी क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड ही होते हैं। दे दैट आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो हमें एनर्जी का सोर्स कहाँ क्या होता है, हमारा एनर्जी। और प्लस ये जो हमारे फूड होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। अब बच्चों, होता क्या है कि आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं, पूछूं कि हाँ, गाय क्या खाती है, गाय शाकाहारी होती है, वो भूसा खाती है, या फिर आपका रोटी वगैरह आप कुछ देते हो, चावल ये सब खा लेती है अगर खाना देते हो। अदरवाइज गाय का अपना खाना होता है, बट वो वेजिटेरियन ही होती है, वो घास फूस ये सब ही खाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ टाइगर की, लायन की, इन सब की, तो ये सब क्या खाते हैं, ये सब मीट खाते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, आपने पढ़ा होगा क्लासेस में कि हमारे पास क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाने के बेसिस पे कैसे डिफाइन होते हैं। एक होता है हमारे पास कार्निवोरस, कार्निवोरस। फिर हमारे पास क्या होता है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। थर्ड हमारे पास होता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो कार्निवोरस हमारे पास क्या होते हैं, जो मीट खाते हैं, क्या खाते हैं, जो मीट खाते हैं। और हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो हमारे पास पत्ते ये सब खाते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं। और ओमनीवोरस होते हैं जो ये दोनों चीजें खाते हैं, यानी कि वो पत्ते भी खाते हैं और हमारे पास मीट भी खाते हैं। अब ये तीनों ही भले ही कुछ कुछ खाते हो, कोई पत्ते खा रहा है, कोई मीट खा रहा है, कोई दोनों खा रहा है, ये खा किस लिए रहे हैं, ये फूड के लिए खा रहे हैं। फूड से क्या मिलेगी इन्हें, एनर्जी। तो बेसिकली ये सब किस लिए खा रहे हैं, ये खा रहे हैं एनर्जी के लिए। अब होता क्या है कि आप देख सकते हो कि इनके सोर्सेज में कितना डिफरेंस है, एक खा रहा है वेजिटेबल, एक खा रहा है मीट।
तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे को बच्चों क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एक देखने को मिलती है किस चीज़ में? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल में, ठीक है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल में। तो क्या होता है कि इन डिफरेंस इन फूड की वजह से हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ जाता है। कैसे? आप आगे जाके पढ़ोगे कि एक गाय जो है अगर वो घास खा रही है तो उसके बॉडी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, और वहीं पर जहाँ पर एक टाइगर है अगर वो मीट खा रहा है तो अ, वो उसकी बॉडी में कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आगे जाके ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी, इस डिफरेंस की बात कर रही थी, ठीक है? तो यही चीज़ तो हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में, कि कैसे-कैसे हमारी बॉडी जो है चीज़ें को करती है, प्रोसेसों को करती है, खाना हम खा रहे हैं, एनर्जी कैसे मिल रही है, और अगर अलग-अलग खाना खा रहे हैं, तो फिर तब हमारे पास क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अब तक हमने क्या बात करी? हमने फूड की बात करी। फूड में हमने क्या देखा कि वो हमारे कार्बन बेस्ड होते हैं, और कार्बन पे बेस्ड होने की वजह से हमारे पास और क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे जो कुछ जानवरों में डिफरेंस आता है कि वो कुछ जानवर हमारे पत्ते खा रहे हैं और कुछ हमारे पास मीट खा रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस जो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गई फूड की बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज़्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि वो डिफाइन कैसे होते हैं। तो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग से जैसे बात की सेल के बारे में, तो सेल क्या होता है बच्चों? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो होता क्या है कि सेल के बेसिस पे भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म डिफाइन होते हैं 2 टाइप्स में। कैसे? एक हमारे पास होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म, और एक होता है हमारे पास मल्टी सेल ऑर्गेनिज़्म। अब सिंगल सेल में क्या होता है? केवल सिंगल सेल होता है। जैसे मान लो ये बीच में आपका न्यूक्लियस आ गया, इसे मैं पॉजिटिव दिखा देती हूँ, और ये पूरा हमारा सेल है। बीच में हमारे इसके में क्या हो गया? साइटोप्लाज्म भरा होता है सेल के बीच में। प्लाज्म, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, सेल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, सेल में क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता। तो बीच में इसके क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, राइट? तो ये हमारा बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये सेल हो गया, बीच में इसके साइटोप्लाज्म हो गया। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि सिंगल में तो एक हो गया, मल्टी में कई सारे हो जाते हैं, लाइक बहुत सारे सेल एक साथ होते हैं मल्टी में। अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे अराइज़ होता है ना बच्चों, कि ये जो सिंगल सेल होता है ना, ये हमारा कंप्लीटली कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। क्या होता है? कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये जो होता है ये हमारा कंप्लीटली कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों की, इसमें जो है रिलीज और एक्सचेंज, एक्सचेंज अगर कहूँ, जैसे कि मान लो ये बाहर रिलीज कुछ कर रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से एक्सचेंज बोलेंगे हम इसे, ठीक है? तो जो यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ किसका, किसका एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज, या फिर वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। कि वेस्ट मटेरियल कैसे? कि इसने कुछ खाया, कुछ खाने के बाद, पचाने के बाद बॉडी क्या करती है, वहां उसमें से एनर्जी लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिलीज कर देती है। तो क्या हुआ? ये वेस्ट मटेरियल। तो ये क्या करती है कि अब देखो यहाँ पे केवल एक लौता ही सेल है, तो वो ऐसे तो कर नहीं सकता कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। अब भाई जब वो अकेला है तो सारे काम उसी को करने हैं, वो किसी पे काम नहीं डाल सकता। और ये अकेला काम करता कैसे है? इसके लिए इजी कैसे पड़ता है? ये पूरा कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, यानी कि कहीं से भी, इधर से भी, इधर से कहीं से भी एक्सचेंज हो रहा है खुलेआम, कि मुझे जो चाहिए मैं ले रहा हूँ, जो मैंने उसमें से एनर्जी ले ली, मेरा काम हो गया, मैंने उस चीज को रिलीज कर दिया, सिंपल सा ये फंडा होता है हमारा किसका? सिंगल सेल में। बट ये जो चीज होती है ना, कौन सी चीज? कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट वाली, ये हमारी मल्टी सेलुलर में नहीं हो पाती है। कैसे नहीं हो पाती है? आप अपनी बॉडी को ही देख लो। हमारी बॉडी में जो आउटर स्किन है, मतलब आउटर लेयर जो है वो स्किन है, केवल स्किन हमारा जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। बाकी हमारी बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, और पता नहीं क्या क्या भी आप आगे जाके पढ़ोगे, कितनी सारी चीजें हैं। वो थोड़ी ना एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो अगर वो अब क्या करेंगी, यही एक्सचेंज वाला प्रोसेस अगर करने बैठेंगे तो कैसे करेंगी? वो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि मल्टी सेलुलर का अपना एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम फॉलो करते हैं वो लोग, कि चीज़ पहले यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, तो एक चेन सी बन जाती है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक चेन सी बन गई कि आप पहले ऐसे-ऐसे करके जाओगे, तब जाके आप यहाँ पे एंड वाले जगह पे तब आप पहुँचोगे। तो हमारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वाली चीज़ को मैं अगर आपको समझाऊँ, कैसे समझाना चाह रही हूँ मैं, मान लो मल्टी सेलुलर में आपकी कहानी स्टार्ट होती है आपके खाना खाने से, ठीक है? आपने खाना खाया, तो खाना खाने को यहाँ पे साइंस में क्या बोला जाता है? कि आपका न्यूट्रिशन, ठीक है? न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन के साथ-साथ मैंने यहाँ पे क्या बोला था देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि वेस्ट हाँ, पहले मैंने तो एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज़। गैसेज़ के लिए हम यहाँ पे कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है? और फिर खाने के लिए ये क्या लिखा था मैंने? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है? खाने से आता है। आप खाना खाते हो, उसमें से एनर्जी लेते हो, आपका काम हो गया, यू रिलीज़ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल के हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रिशन, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो। रेस्पिरेशन क्या हुआ? गैसेज़ के लिए। रेस्पिरेशन कैसे? हाँ, आपने बचपन में मतलब छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन रिलीज़ क्या करते हैं? CO2। तो यहाँ पे चेंजेज़ क्या आ रहा है? O2 से CO2 में हमारा चेंज आ रहा है, तो हमें इस चेंज को पढ़ना है ना। एज़ अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हमारा यही काम है कि हम चीज़ों को समझें कि प्रोसेस हो कैसे रहा है, O2 CO2 में बदल कैसे रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हमने ये दोनों चीज़ें ले ली, लाइक हम अपना मुँह देखो, हमारे मुँह में क्या है? फेस में ये मुँह है, माउथ जहाँ से आप खाना लेने वाले हो, ये नोज़ है जहाँ से आप रेस्पिरेशन यानी कि साँस लेने वाले हो। अब होता क्या है, यहाँ से चीज़ें अंदर गई, अंदर जाने के बाद क्या काम होता है कि आपकी पूरी बॉडी तक ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। लाइक आपने खाना खाया तो उसकी एनर्जी हर पार्ट तक जानी चाहिए। अगर मेरा ये हाथ काम कर रहा है बच्चों, तो इस हाथ तक भी तो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। मेरा ये हाथ काम कर रहा है, मेरे पैर काम कर रहे हैं, तो उन तक भी तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो, और जो न्यूट्रिशन से हमारी एनर्जी आएगी वो सब पहुँचना चाहिए, तभी तो हमारे सारे पार्ट अच्छे से काम करेंगे। ठीक है बच्चों? और अगर ये सब नहीं हो पाता ना, सारे पार्टों में ये चीज़ अच्छे से नहीं पहुँच पाती, एनर्जी और O2, तो हमें बहुत-बहुत दिक्कतें देखना पड़ती हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसीलिए ये जो बीमारियाँ वग़ैरह आप देखते होंगे दुनिया में, ये कहाँ किस लिए होती हैं? जब उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है, और प्रॉब्लम में कहीं न कहीं कहाँ डिसप्रोडक्शन हो रहा होता है, हमारा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होता बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स को, या रेस्पिरेशन में हमारा O2 नहीं मिल पा रहा होता, ये दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ बात क्या करना चाह रही हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की, कि आपने यहाँ से तो ले ली दोनों चीज़ें, पर उसे अपनी बॉडी के अदर पार्ट तक आप कैसे पहुँचाओगे? ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या होता है, गाड़ियाँ वगैरह देखते हो आप रास्ते-वास्ते में, अगर सड़क पे चलते हो, ऑटो, रिक्शा या बाइक, स्कूटर, ये क्या है? ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो बॉडी में भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारी बॉडी में कैसे कोई चीज़ या एक जगह से बाकी पार्टों में कैसे जा रही है, वो भी पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट क्या होता है कि हमने जो ये खाना खाया, खाने से एनर्जी ले ली, जो हमारा वेस्ट बचा वो हमारा कैसे निकलेगा? तो लास्ट में हमारा होता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन यानी कि रिलीज ऑफ वेस्ट, ठीक है? तो ये चारों प्रोसेस जो मैंने अभी लिखे हैं ना बच्चों आपके, ये हमारी क्या है? ये होते हैं फॉर मल्टी सेलुलर। किसके लिए होते हैं? ये मल्टी सेल के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, नॉट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, जो हमारा सिंगल सेल होता है। हमारा सिंगल सेल कांटेक्ट में रहता है एनवायरनमेंट के, बट हमारा मल्टी सेल नहीं रह पाता, और वो नहीं रह पाता तो वो इस तरीके की प्रोसेस फॉलो करता है। क्यों करता है? टू डाइजेस्ट द फूड, टू अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्यों करता है? ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ऑब्जॉर्प्शन के लिए करता है। एंड हमारा किस लिए करता है? टू रिलीज वेस्ट एंड ऑब्जॉर्ब एनर्जी, इन सब के लिए हमारे जो है ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों? सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट वन विच इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन से आपको मतलब पहले तो ये समझना होगा कि खाना खाना और न्यूट्रिशन में डिफरेंस होता है। कैसे? एक होता है हमारा खाना खाना, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फूड, ईटिंग फूड लिख देती हूँ मैं, ईटिंग फूड। दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे न्यूट्रिशन। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों? की एक तो होता है आपने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया। दूसरी चीज न्यूट्रिशन में क्या अंतर है? न्यूट्रिशन का मतलब केवल खाना खाना नहीं होता, आप उसका मतलब होता है कि फूड से एनर्जी, एनर्जी तक, जब आप उस फूड में से एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हो, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हो, बॉडी को दे देते हो टू यूटिलाइज इट टू डू वर्क, तो वो चीज होती है हमारे पास क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिशन भी हमारे पास क्लासिफाई हो जाता है आगे जाके। कैसे क्लासिफाई होता है कि पहले तो हमारे पास क्या होती है, स्पीशीज दो टाइप्स में डिवाइड होती है। पहला होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। अब जैसे कि इसके नाम में ऑटो वर्ड है, ऑटो वर्ड से आप कैसे समझ सकते हो? देखो, एक वर्ड होता है ऑटोमेटिक, आपने पढ़ा होगा ऑटोमेटिक, यानी ये चीज तो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब खुद से, यानी कि ये मतलब होता है इसका, ऑटो का मतलब जो खुद ही अपना काम कर रहा है। तो और एक होता है हेटेरोट्रॉप, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, वो दूसरों पे निर्भर नहीं रहते। क्या है कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो। एक सेकेंड। हाँ,
तो ये ऑटोट्रॉप से मैंने आपको क्या बताया, ऑटोमेटिक से आप समझ सकते हो। तो ये जो इनका पहला पॉइंट होता है, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। हेटेरोट्रॉप इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं। अपने फूड के लिए डिपेंड। हम यहाँ पे न्यूट्रिशन में किसकी बात कर रहे हैं? फूड की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में हम फूड की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये भी फूड के बेसिस पर ही है। दोनों क्लासिफाई फूड के बेसिस पे हो रखे हैं कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो जो कि अपना फूड के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। इनकी निर्भरता दूसरों पे होती है एक तरीके से। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंड करते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है। दूसरी चीज़ इनमें क्या होती है कि इनका जो सोर्स होता है वो इनऑर्गेनिक सोर्स होता है। इनऑर्गेनिक सोर्स होता है इनका। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या आता है आपके पास? आता है CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब इसे लिखते ही कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे किन की बातें चल रही हैं। आपने एक प्रोसेस सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, है ना बच्चों? तो हाँ, ये आपका यहाँ पे प्लांट की बातें चल रही है। प्लांट जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी दूसरों पे निर्भर नहीं करते। आपके प्लांट्स दूसरों पे निर्भर नहीं करते, वो अपना खाना खुद यानी स्वयं बनाते हैं। वहीं हेटेरोट्रॉप का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो हम ह्यूमंस, एनिमल्स जो दूसरों पे निर्भर करते हैं। अगर आप घास भी खा रहे हैं, आप पत्ता भी खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं? एक तरीके से प्लांट प्लांट खा रहे हो ना आप। तो यानी कि आप उन पे डिपेंड कर रहे हो। तो मैंने वही चीज लिखा कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट। और आप अगर शाकाहारी हो और अगर आप पौधे भी खा रहे हो, पौधों क्या, जैसे आप सब्जियां होती है, साग होता है और पत्तों की सब्जियां होती हैं जो, तो वो क्या होती है? पत्ते हैं ना, वो प्लांट से तो आई हैं। प्लांट क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉप्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो ये जो हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं, और ऑटोट्रॉप जो है अपना इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि इनके जो इनऑर्गेनिक सोर्स होते हैं, ये सिंपल होता है कि ये इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके क्या कर लिया? अपना ग्लूकोज़ बना लिया। ग्लूकोज़ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही हमारा क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बॉडी में। तो इन्होंने तो अपना काम कर लिया, ऐसे करके एनर्जी ले ली। बट जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जब वो खाना खाते हैं ना बच्चों, तो खाना खाने के बाद उनका जो फूड है वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता। और ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ये देखो, ये आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ये सारे स्टेप्स ये आप पढ़ी मल्टी सेलुलर के लिए रहे हो। मल्टी सेलुलर की दिक्कत मैंने आपको क्या बताई कि वो जो कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है। तो इस वजह से ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब हम आ गए हेटेरोट्रॉप पे। तो हेटेरोट्रॉप वालों ने क्या करा? खाना खाया। तो वो जो है खाना सॉलिड फॉर्म में खाया, वो एकदम से ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका डाइजेशन का भी एक प्रोसेस होगा, और वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो है हेटेरोट्रॉप्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं? वो यूज करते हैं क्या? बायो कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों? टू डाइजेस्ट फूड, और जिसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं हमें। तो जब हम ह्यूमन का डाइजे जब हम ह्यूमन का न्यूट्रिशन सिस्टम पढ़ेंगे, तो तब हम आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पे हमारा ये एंजाइम रिलीज हुआ, ये एंजाइम रिलीज हुआ। तो ये एंजाइम क्यों रिलीज होते हैं? टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑटोट्रोपिक का मैंने आपको बता दिया कि इनका सोर्स क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इनका सोर्स क्या रहता है? CO2 रहता है प्लस H2O रहता है। अब बच्चों मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया था कि ये क्या रहता है, बेसिकली आपका फोटोसिंथेसिस रहता है। फोटोसिंथेसिस रहता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस वाटर के अलावा आपको क्या चाहिए होता है? दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है, जिनके बिना आपके प्लांट जो है खाना नहीं बना पाएंगे, जो कि होती है आपकी सनलाइट, और हमारा दूसरा होता है क्लोरोफिल। इससे रिलेटेड आपके क्लास में बहुत एक्टिविटीज दे रखी हैं। 6 to 8 में भी पहले बहुत एक्टिविटीज है, और आपकी 9th क्लास में भी एक्टिविटी है कि अगर आपने मान लो कोई एक प्लांट एक बंद कमरे में रख दिया बहुत लंबे टाइम के लिए, 1 महीने के लिए या कितने महीने के लिए, तो वो बाद में मुरझा जाता है, अलाइव हो जा नॉट अलाइव कंडीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है क्लोरोफिल, वो सनलाइट नहीं मिली। तो यानी कि ये चारों ही चीजें, ये 4 चीजें हैं इसमें फोटोसिंथेसिस में। CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। जब ये चारों चीजें से मिलती है, तब जाके ये फॉर्म करता है ग्लूकोज, जो कि हमारे पास क्या होता है? C6H12O6। और रिलीज क्या करता है? O2 रिलीज करता है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज करता है? ये हमारे पास एनर्जी। ठीक है। अब जब एनर्जी तो हर किसी को चाहिए होती है इन द एंड काम करने के लिए। तो अब अगर पहले तो मैं इसे बैलेंस करूं,
तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी रिएक्शन होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की हमारे पास रिएक्शन होती है। और ये जो हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स, जिसका मैंने आपको बताया था, इनऑर्गेनिक सोर्स, राइट। और ये हमारे पास जो फॉर्म हुआ है, वो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज, या फिर आप इसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। नीचे लिख देती हूँ उसको, एक सेकेंड। हाँ, तो ये ग्लूकोज है, ये क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि यहीं से जो है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों? और ये इसने क्या रिलीज़ करा, ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं, राइट? और ये CO2 जो हम छोड़ते हैं, तो हम CO2 छोड़ते हैं, प्लांट इस CO2 को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, O2 जो हमको चाहिए, राइट? तो अब हम थोड़ा-सा क्या पढ़ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ऐसी होती है, इसमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं, तब जाके वो क्या फ़ॉर्म करता है, ग्लूकोज़। अच्छा बच्चों, अब होता क्या है कि इस फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स आपको पढ़ने हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या होता है? पहला स्टेप होता है आपका एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन किसका? सनलाइट का। सनलाइट का एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? सेकंड स्टेप हमारा होता है कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न किसका? सनलाइट का केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ज़न होता है। ठीक है बच्चों? थर्ड स्टेप होता है हमारा पास स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किसकी होती है बच्चों? स्प्लिटिंग होती है हमारी H2O की, किस में? H2 में और O2 में, एंड O2 में। ठीक है बच्चों? उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है? वो होता है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन आपने समझा होगा, रिएक्शन वाली, जब आपको केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने रिडक्शन आपको बताया था कि क्या होता है कि जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे फोटोसिंथेसिस की, तो ये जो CO2 में कार्बन होता है, ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और जहाँ पे ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो ये ग्लूकोज में क्या होता है, +4 से डिक्रीज हो जाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, जो इसका फोर्थ स्टेप है, रिडक्शन। तो एक बार मैं दोबारा से ये सारे स्टेप आपको समझा देती हूँ। पहला स्टेप है हमारा ऑब्जॉर्प्शन, जैसे कि रिएक्शन में लिखा है सनलाइट, सनलाइट को आपको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है कि कन्वर्जन, सनलाइट को आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। आपने ऑब्जॉर्ब कर ली सनलाइट, और आप क्या करोगे, आपकी इसे कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी में, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका होता है स्प्लिटिंग। आपके पास ये जो वाटर है, ये जो वाटर है आपका, ये स्प्लिट करता है किसमें, H2 में और O2 में स्प्लिट करेगा। फोर्थ स्टेप आपका होता है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे, वो मैंने आपको समझाया, +4 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाता है। अब बच्चों इसमें मतलब ज्ञान वाली बात ये है कि ये जो सारे स्टेप होते हैं ना, ये सारे स्टेप ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक होते हैं, जैसे कि नॉट इमीडिएटली वर्ड, नॉट इमीडिएटली इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि ये जो चारों स्टेप होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक होने होते हैं, या फिर मैंने ये जो रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, ये जो ग्लूकोज यानी जो एनर्जी फॉर्म होती है, ये हमारी एकदम से यूज हो जाती है, एकदम से यूटिलाइज हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये जो एनर्जी बच्चों हमें मिलती है, ये हमारे प्लांट में कहाँ कैसे स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में हमारे प्लांट में ये स्टोर होती है, ताकि जब प्लांट को जरूरत हो, वो तब इसको इस्तेमाल कर ले। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये सारी एक साथ नहीं होती, एक के बाद एक। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेगिस्तान जैसे इलाके में, जहाँ आपके पौधे होते हैं, कैक्टस जैसे आपके पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बिना पानी के भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों, कैसे कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस साइंस, कि ये जो प्रोसेस होता है, ये जरूरी नहीं है आपका एक साथ हो। जैसे होता क्या है कि जो हमारे आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे कि पहले मैं आपको और आगे पढ़ा देती हूँ, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से समझोगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा, गैसेस और वाटर का एक्सचेंज, ये जो रिएक्शन में मैंने लिखा है, CO2 और H2O का एक्सचेंज होना, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीजें से चाहिए होती है, पौधों को ये चीजें चाहिए होती है, वो कैसे मिलती हैं? तो वो मिलती हैं बच्चों इस इनकी वजह से। ये क्या है, ये है हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं ये क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है बच्चों, और नॉट ओनली लीव्स, ये हमारे स्टेम रूट में भी होते हैं, स्टेम रूट में भी होते हैं मौजूद, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर जो पौधों में होता है वो किसकी बदौलत होता है, हमारा स्टोमेटा की वजह से होता है। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, राइट। और ये जो आप ये ऐसे देख रहे हो, ये आपका जो राजमा होता है, राजमा जैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये गार्ड सेल होते हैं, राइट। इनके बीच में ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। और बीच में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये बीच में स्पेस है, जो स्पेस यहाँ नहीं है। यहाँ पे वो स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से बंद हो रखा है ना बच्चों? तो ये क्या है, ये हमारी क्लोज़ स्टेट है, क्लोज़्ड। यानी कि आप इसे एक दरवाज़े की तरह से समझो कि यहाँ ये दरवाज़ा बंद है और यहाँ ये दरवाज़ा ओपन है। तो ये क्या हो रहा है कि ये अगर ओपन होता है ना जब, तब ही हमारा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ और वाटर हमारा एक्सचेंज जो है हो पाता है, जब ये ओपन होता है। अगर ये क्लोज़्ड है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर या एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ नहीं हो पाएगा। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी जब मैं इससे पहले आपको कैक्टस वाला बता रही थी कि वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, कि वो जो है दिन में अपना पोर्स ओपन नहीं करते। अगर उन्होंने अपना पोर ओपन कर दिया तो गैसेस के साथ-साथ आपका जो है वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा। इतनी गर्मी में आपका जो है वाटर बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, तो उसका तो सारा पानी ऊपर चला जाएगा, तो फिर उसको पानी बचेगा ही नहीं उसके पास, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो डेड प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अलाइव रहेगा ही नहीं, उसके पास जब पानी ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना ये रिएक्शन में आपको ये चारों चीज़ें चाहिए, तो अगर उसका पानी अगर उससे छिन जाएगा, उसका पानी सारा उड़ जाएगा, तो वो कहाँ से अपना खाना बना पाएगा, कहाँ से एनर्जी ले पाएगा, कहाँ से ग्लूकोज़ को फ़ॉर्म कर पाएगा। तो इस वजह से ये जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा के पोर जो होते हैं, वो दिन के टाइम पे कैक्टस वाले प्लांट में या रेगिस्तान वाले प्लांट में बंद रहते हैं, ताकि हम उनका जो है पानी ऊपर से वेस्टेज ना हो। रात के समय पे उनके पोर्स जो हैं खुलते हैं, वो CO2 को लेते हैं। दिन के लेने के बाद दिन में उन्हें बंद करके अपना खाना बनाते हैं और खोलते हैं, तो उसी टाइम जो है थोड़ी बहुत उनका वाटर लॉस हो जाता है। रात के समय में उतना पानी नहीं उड़ता, हीट नहीं होती ना इतनी, तो उनका पानी इतना नहीं उड़ता। ठीक है बच्चों? तो ये कहानी थी हमारी किसकी? प्लांट की। अच्छा, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है CO2, वाटर और इन सब के अलावा भी हमारे पास प्लांट को और भी चीज़ें चाहिए होती है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और हमारे पास आयरन हो गया, आयरन का सिंबल Fe, ये सब के मैं सिंबल लिख रही हूँ। Mg हो गया, मैग्नीशियम, ये सब भी जो प्लांट को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। अब जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, तो ये प्रोटीन के लिए चाहिए होता है और इन भी बाकी सब भी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं बच्चों? ये मिलते हैं सॉइल में से। प्लांट को ये सारे एलिमेंट कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में से, ठीक है? तो हमारे पास ये क्या था? ये हमारे पास ट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन हमने किसमें देखा? प्लांट में देखा कि वो कैसे अपना खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स में, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। अब हम मूव करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, यानी कि जो लोग आपको दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है बच्चों? तो हम यहाँ पे बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बच्चों 2 क्लास में क्लासिफाई होते हैं। कैसे? सिंगल सेल में होते हैं और मल्टी सेल में होते हैं। मल्टी सेल में होते हैं। ये सिंगल सेल और मल्टी सेल तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है ना। तो ये क्या होता है कि ये इन दोनों में भी हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं प्रेज़ेंट होते हैं, कि यानी कि हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनको जो खाना है, खाना यानी खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, तो वो जो है वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे सिंगल सेल में भी देखने को मिलते हैं और मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलते हैं। सिंगल सेल के भी अभी हम एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें क्या होता है? हमारा सिंपल होता है, एक सिंगल सेल मौजूद होता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो क्या करता है, ये मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि सिंगल सेल में वो ये कि अपना सिंगल सेल है, कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के एक्सचेंज आराम से कर लेता है, अकेला है, ज्यादा सिस्टम उसको नहीं चाहिए, तो ये क्या होता है? सिंपल होते हैं। प्रॉब्लम आती है मल्टी सेलुलर में। यहाँ पे आप पूरा एक सिस्टम पढ़ते हो। अभी आप जाके अपनी ही बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम पढ़ोगे कि वहां पे कैसे कैसे होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस यहाँ स्टार्ट होते हैं मल्टी सेलुलर में। ठीक है, यहाँ पे आपको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है और पता नहीं क्या-क्या, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल को चलो हम पहले सिंगल सेल का देख लेते हैं कि हेटेरोटॉपिक में सिंगल सेल कैसे होता है, कैसे वो दूसरों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है अमीबा। क्या एग्जांपल है बच्चों? अमीबा।
तो ये अमीबा एक इर्रेगुलर शेप का हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये हमारे पास सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। एससी लिख रही हूँ मैं इसको, सिंगल सेल, ठीक है? तो ये हमारे पास सिंगल सेल होता है, बीच में इसका न्यूक्लियस हो गया, अंदर इसके साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फूड ये रहा। अब इसने क्या करा कि इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, तो ये कुछ भी शेप लेकर ऐसे करके ये क्या करता है, फिंगर टाइप एक्सटेंशन करता है। जैसे आपकी 2 उँगलियाँ हैं ना, ऐसे करके 2 अपनी उँगलियाँ ऐसे बढ़ाएगा, जो ये बढ़ा रहा है यहाँ पे, ये जो है, ये इसका फिंगर टाइप एक्सटेंशन हो रहा है, किसके लिए? फूड को अपने अंदर लेने के लिए। फिर ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसने एक वैक्यूल सा बना लिया है, फूड वैक्यूल क्रिएट कर लिया, और उसके बाद फाइनली फूड इसके अंदर है। अब ये क्या करेगा कि इस फूड को ब्रेक करेगा, फूड को ब्रेक करने के बाद उसमें से एनर्जी लेगा। अच्छा, एक चीज और, हमारे पास ट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये सिंगल सेल और मल्टी सेल में भी डिफाइन होते हैं, और दो और चीजों में डिफाइन होते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को बाहर ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक आउटसाइड, ब्रेक आउटसाइड, ठीक है? और एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को इनसाइड ब्रेक करते हैं, इनसाइड, इनसाइड ब्रेक करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, जो बाहर ही अपना फूड ब्रेक कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे पास क्या? फंगी, ईस्ट और मशरूम। मशरूम, ये क्या करते हैं, ये अपने खाने को बाहर ब्रेक करते हैं, बाद को में उसमें से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं। इनसाइड में कौन ब्रेक करता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल होता है हम, ह्यूमन। राइट, हम ह्यूमन जो है अपने खाने को अपने अंदर ब्रेक करते हैं। लाइक आप खाना खाते हो, तो जो भी प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपकी बॉडी के अंदर वो ब्रेक होएगा, ऑब्जॉर्ब होगा उसमें से एनर्जी, तो हम जो है अपने बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं। और जो दूसरे स्पीशीज होते हैं, इनमें से ये जो है ये ब्रेक आउटसाइड करते हैं। अगर मैं इनमें भी अगर डिफाइन करूँ ना अच्छे से, तो ये फंगी जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है, फंगी जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है, और जो ईस्ट होता है ये सिंगल सेल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये क्या है, अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये यूनिसेलुलर है, और फंगी जो है ये हमारे पास जाता है मल्टी सेलुलर में। और ये कौन सी कैटेगरी है? ब्रेक आउटसाइड वाली कैटेगरी है, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो हो गया सेल के बेसिस पे सिंगल सेल और मल्टी सेल, और किसके बेसिस पे हो गया कि खाने को आप कहाँ पे अब तोड़ रहे हो और ऑब्जॉर्व कर रहे हो उसमें से एनर्जी, आउटसाइड या इनसाइड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अमीबा ने क्या करा, इनसाइड ब्रेक करा, अपने फूड को ब्रेक करा और उसमें से एनर्जी ली, और उसके बाद उसको क्या है, ये रिलीज कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल सेल का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये हमारे पास होता है पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पे ये इसका फूड है। अब ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह से ही अपने फूड को अंदर ले पाता है। अमीबा में क्या था कि वो इर्रेगुलर शेप का था, तो कहीं से भी ले लेता था। ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने फूड को अंदर लेगा। ये इसके बाहर आप हेयर टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हो, हेयर टाइप, ये जो इसका पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जब फूड को यहाँ तक ले आता है, तो ये सीलिया की हेल्प से क्या करता है, इसको सीलिया को मूव करके फिर ये इसको यहाँ से अपने अंदर लेता है। यहाँ पे इसका फूड वैक्यूल क्रिएट हो चुका है। अब ये फूड इसके अंदर है, तो ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा। ये सब करने के बाद जब इसका काम बन जाएगा, उसमें से ये एनर्जी ले लेगा, तो ये क्या होगा, इजेशन करेगा बाद में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या थे, ये थे हमारे पास सिंगल सेल। अब हमने सिंगल सेल को पढ़ लिया, उसके बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम मल्टी सेलुलर पढ़ने वाले हैं। फाइनली अब हम अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो होता क्या है कि हमारी न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी की कहानी स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, और एंड होती है एनएस पे जाके। ठीक है, एनएस यानी कि जहां से आपका जो है ह्यूमन वेस्ट रिलीज होता है। तो क्या होता है कि आप खाना लेते हो, खाना खाते हो कहाँ से, अपने माउथ से खाना खाते हो, और रिलीज करते हो एनएस से। तो ये जो है ना बच्चों, यहाँ माउथ से शुरू होके ये जो आप एरिया देख रहे हो, या ये जो रास्ता देख रहे हो, ये कैनल सी जा रही है। कैनल सी यानी क्या, क्या बोलते हैं, गुफा भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कुछ इस टाइप से रास्ता सा जा रहा है। तो ये पूरा रास्ता आपके माउथ से लेके आपके एनस तक, राइट, आपके एनस तक, ये पूरा रास्ता जो है, ये हमारा क्या होती है, ये हमारे पास होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा जो रास्ता जा रहा है ना बच्चों, ये हमारे पास होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं।
चलो, तो ये क्या होता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब बच्चों होता क्या है कि हमारी बॉडी में फूड को प्रोसेस्ड होने के लिए, प्रोसेस्ड मतलब कि वो हमारे बॉडी में कितनी जगहों से जाएगा, पहले वो हमारे पेट में जाएगा, आगे जाके और भी जगह पे जाएगा। उतनी जगह पे जाने के लिए, प्रोसेस्ड होने के लिए उसको क्या है, छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटना ज़रूरी होता है। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है हमारी इस जर्नी में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी की जर्नी में, कैसे कि इसको डाइजेस्ट करना और इसमें से एनर्जी ऑब्ज़ॉर्ब करने वाली जर्नी में, हमारा पहला स्टेप होता है च्यूइंग यानी कि चबाना। हम खाने को सबसे पहले चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक ब्रेक इनटू पार्टिकल्स, ठीक है? उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है च्यूइंग। अब च्यूइंग के साथ क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब किसी के सामने उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ आ जाती है या फिर उसके आगे कोई कुछ खाना ऑफ़र करता है, तो क्या बोलते हैं, तेरे मुँह में तो पानी आ रहा है ना? तो वो पानी क्या होता है? वो बच्चों पानी नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है बच्चों? सलाइवा। वो हमारे पास क्या होता है, सलाइवा होता है, हमारे मुँह के अंदर जो ये पानी होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये हमारे खाने को जब हम चबा रहे होते हैं, तो साथ-साथ में ये भी रिलीज़ होता है, ये हमारे खाने को वेट कर देता है। वेट क्यों? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ये जो बच्चों आप रास्ता देख रहे हो ना, ये वाला रास्ता, ये जो है, दूसरा पेन लेके दिखाती हूँ, ये जो रास्ता देख रहे हो ना आप, ये वाला, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्यूब जैसा रास्ता होता है, तो जो इसकी लाइनिंग होती है ना बच्चों, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये ना कुछ ऐसा हार्श टाइप या नुकीला या मोटा ऐसे टाइप का फूड ये जो अपने अंदर नहीं ले जा सकता। तो इसलिए क्या होता है कि पहले हम उसे च्यूइंग करके ब्रेक करते हैं पार्टिकल में, दूसरा हम उसको सलाइवा की हेल्प से क्या करते हैं, वेट कर देते हैं। क्या करते हैं, वेट कर देते हैं, ताकि वो जो है अच्छे से हमारे अंदर, हमारे पाइप में चला जाए। अब जब हमने उसे मुँह में अच्छे से चबा लिया, उसे सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारा सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में हमारे पास होता है सैलिवरी ग्लैंड। क्या होता है? सेले वरी ग्लैंड होता है, जो कि हमारे पास क्या रिलीज करता है, एक एंजाइम। एंजाइम देखो, हमारी बॉडी का पहला एंजाइम आ गया, मैंने बताया था ना पहले कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स रिलीज होते हैं फूड को ब्रेक करने के लिए। तो हमारा एंजाइम यहाँ पे आ गया है। तो ये कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, ये सेलेवरी ग्लैंड होता है। जो हमारे बॉडी में ग्लैंड होते हैं वो हमारे जो है एंजाइम रिलीज करते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये बच्चों कौन सा जो है करता है, ये करता है सेलेवरी अमाइलेस, सेलेवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ये हमारे पास क्या होता है, एंजाइम का नाम है सेलेवरी अमाइलेज। अब इसका काम क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, ब्रेक करता है। अब जो हमारे फूड होते हैं ना, उसमें वो हमारा क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च कैसे, अभी मैंने बहुत पहले आपको बताया था ना कि हमारे जो है देखो मैंने कहाँ बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ ये रहा, मैंने आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बताया था कि जो प्लांट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है अपने अंदर, स्टार्च की फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है। ये वो एकदम से यूज नहीं करता, उसे स्टार्च की फॉर्म में यूज करता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारे मुँह के अंदर क्या है, स्टार्च है अभी वो, तो वो स्टार्च को ब्रेक करता है किसमें, उसे ब्रेक करता है, वो एक स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। क्या होती है वो, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, सेलेबरी अमाइलेज का काम होता है। तो ये जो है हमारा मुँह के अंदर इतना काम हो गया। अब हमारे मुँह के बाद क्या होगा, वो जाएगा इस पाइप में। अब ये पाइप क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास फूड पाइप होता है। इस फूड पाइप को हम साइंस में क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोफेगस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि हेल्प करता है उसको, फूड को नीचे जाने में। ऐसा नहीं है कि फूड अपने आप ही नीचे चला जाता है, हम इसका अपना फूड पाइप जो है अपना काम करता है, ये रिदमिकली ऐसे ऐसे करके इस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है ऐसे करके। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फूड जो है नीचे को मूव करता है। अब नीचे को मूव करते करते उसने कहाँ एंट्री ले ली है, आपका स्टमक में एंट्री ले ली है। ये यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ये आ गया है स्टमक में ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से स्टमक के बारे में कि स्टमक में हमारे पास यहाँ पे क्या-क्या होता है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक। अब स्टमक में हमारे पास बच्चों 3 मेजर चीज़ें रिलीज़ हो 3 चीज़ें होती हैं मेजर, क्या-क्या होती हैं? पहला होता है आपके पास एचसीएल फर्स्ट, सेकंड आपके पास होता है पेप्सिन, पेप्सिन, थर्ड आपके पास होता है म्यूकस, थर्ड। ये होता है हमारे पास म्यूकस। अब एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। आपके पास सबसे पहले रिलीज़ होता है एचसीएल, ठीक है? एचसीएल जब रिलीज़ हो क्यों होता है कि आपने जो खाना खाया है, तो खाना खाने के डाइजेशन का जो देखो खाना खाने का जो डाइजेशन है, जैसे आपके मुँह में गया, चबा वो उसी वक़्त स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आपका स्टार्च ब्रेक हुआ सिंपल, उसमें किसने ब्रेक करा? आपके सैलिवरी ग्लैंड ने।
सैलिवरी अमाइलेज ने आपका जो है उसको स्टार्च को ब्रेक करा उसमें। अब जैसे ये स्टमक में आ गया, स्टमक ने रिलीज करा एचसीएल। एचसीएल क्यों? क्योंकि उस खाने को गलाने के लिए, एसिड को गलाने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उन लोगों को होती है जो जिनका खाना अच्छे से पचा नहीं होता, तो उसे पचाने के लिए पेट में जो है ज्यादा एचसीएल, एक्सेस ऑफ एचसीएल रिलीज कर देता है। तो जब ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है तो वो हमारी कौन सी सिचुएशन आ जाती है? एसिडिटी की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है बच्चों? तो ये क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास एचसीएल रिलीज़ हुआ। अब इसका एक और काम होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या होता है बच्चों? ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, एक और एंजाइम, ठीक है? एंजाइम आते जाएँगे आपके बॉडी में टू डाइजेस्ट द फूड। तो ये क्या होता है, इसे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है जो कि प्रोवाइड करता है कौन? एचसीएल। तो पहले तो इसका काम हो गया खाने को गलाना, दूसरा ये प्रोवाइड करता है मीडियम किसके लिए? पेप्सिन के लिए, ठीक है? ये हो गई एचसीएल की बात। अब हम बात करते हैं पेप्सिन की बात। पेप्सिन क्या होता है जो बताया मैंने अभी? इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करता है? हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। थर्ड इज म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है कि बच्चों ये जो आपकी स्टमक होती है ना, ये इसकी लाइनिंग होती है, यानी कि परत या फिर लाइनिंग, ठीक है? इसे समझ लो। अब होता क्या है कि ये जो आपका एसिड रिलीज हुआ ना, ये एसिडिक होता है इन नेचर, तो ये आपके स्टमक को हार्म ना कर दे, दिक्कत ना पहुंचा दे, तो उसके लिए आपके इसके चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर होती है जो आपके स्टमक को एसिड के अटैक से बचाती है, ठीक है? तो इट इज़ बेसिकली अ लेयर जो कि स्टमक में प्रेज़ेंट होती है, सेव करती है आपको किससे? एसिड की रिलीज़, जो एसिड रिलीज़ हुआ है उससे आपको बचाती है। अब क्या होता है बच्चों कि ये इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे ये एक हमारा होता है क्या? इस स्फिंक्टर मसल, ठीक है? स्फिंक्टर मसल। तो अब ये जो स्फिंक्टर मसल है, यहाँ से ये जो है धीरे-धीरे छोटे-छोटे अमाउंट में आपका स्टमक से फूड निकल के यहाँ आगे को जाने लगे। ठीक है बच्चों? आगे को फूड आपका जाने लगेगा। अब जैसे ही आपका फूड यहाँ से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में निकल के जाएगा, तो वो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम में, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, यहाँ पे लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो है ना, ये वाली ये जो कर्वी एरिया है, ये जो इतना बड़ा कर्व है, ये पूरा होता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। बट अगर आप डायग्राम को क्लियरली देखोगे ना, तो आप एक पॉइंट देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक सा पॉइंट, यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है पैनक्रियाज। और ये किससे अटैच है? ये ऊपर जाके एक चीज से अटैच है जो कि हमारे पास क्या होता है? लीवर। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करे उससे पहले हमारा जो है लीवर और पैनक्रियास काम करता है। कौन काम करता है? पहले तो काम करेगा हमारा लीवर, और उसके बाद हमारा सेकंड काम करेगा पैनक्रियास। अब हम एक एक करके पहले इन दोनों का काम समझते हैं कि ये दोनों क्या काम करते हैं। तो देखो, जो लीवर होता है ना बच्चों, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। अब ये क्या होता है? ये कहाँ स्टोर होता है बच्चों? ये आप देख रहे हो गॉल ब्लैडर, ये इससे कनेक्टेड है ना यहाँ पे। एक सेकंड में आपको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, मैंने ड्रॉ करा है ना। हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि ये ना यहाँ से इससे कनेक्ट है, और ये ऐसे करके कनेक्ट है। तो आपको जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और रिलीज कौन करता है इसे? लीवर इसे रिलीज करता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका क्या काम होता है, बाइल जूस का क्या काम होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपने जो आपका खाना पेट में से निकला वो एसिडिक होता है। एसिडिक कैसे? कि आपने क्या पढ़ा था इससे पहले? आपने ये पढ़ा था कि स्टमक में ये 3 चीज़ें रिलीज़ होती है जिसमें से एचसीएल होता है। तो एचसीएल ने क्या करा? एसिडिक बना दिया फूड को, तो वो जब यहाँ से निकलता है पेट में से, तो वो एसिडिक नेचर का ही होता है। तो ये क्या करता है? ये बाइल जूस इसे क्या करता है कि एक तो इसे बेसिक बनाता है, पहला काम। दूसरा काम इसका क्या होता है बच्चों की? ये जो फूड होता है ना, इसमें फैट होता है। क्या होता है? फैट। आपका फैट होता है। तो ये क्या करता है कि फैट को इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफाइड करता है, एक तरीके से उसको क्या करता है? ब्रेक कर देता है छोटे-छोटे उसमें, मतलब उसे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है। कौन? हमारा बाइल जूस फैट को। ठीक है? तो इसके यहाँ पे 2 मेजर काम हो गए। क्या-क्या 2 मेजर काम पढ़े हमने? पहला तो ये कि अल्कलाइन मीडियम करता है ये। 1 सेकंड। हाँ, पहला तो ये पढ़ा कि हम ये क्या करता है? ये अल्कलाइन करता है। दूसरा ये हमारे पास काम करता है, फैट इमल्सिफाइड करता है, ठीक है?
तो ये तो होते हैं इसके 2 काम, किसके? ये होते हैं बाइल जूस के। तो ये तो काम किसने कर दिया? अपना लीवर ने काम कर दिया, रिलीज़ क्या करा? बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। काम क्या करता है? पहला काम अल्कलाइन, दूसरा काम फैट इमल्सिफाइड। अब ये अल्कलाइन क्यों करता है बच्चों? कि ये जो हमारा पैनक्रियाज़ होता है ना, पैनक्रियाज़ ये भी हमारे जो है एंजाइम रिलीज़ करता है। तो ये जो होता है इसको क्या चाहिए होता है? बेसिक मीडियम चाहिए होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टमक में पढ़ा ना कि पेप्सिन को एसिडिक चाहिए होता है, जो कि हमारा एचसीएल प्रोवाइड करता है। सिमिलरली वही चीज़ है यहाँ पे कि पैनक्रियाज़ को हमारा बेसिक मीडियम चाहिए होता है, जो कि उसे कौन प्रोवाइड करता है? लीवर प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों? तो अब हमने लीवर का पढ़ लिया कि लीवर क्या रिलीज़ करता है, अब हम पैनक्रियाज़ का देखते हैं। अब पैनक्रियाज़ क्या करता है बच्चों? 2 चीज़ें रिलीज़ करता है। पहला तो रिलीज़ करता है वो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, जो कि हमारा क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम होता है। प्रोटीन डाइजेशन डाइजेशन एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है? दूसरा वो क्या रिलीज़ करता है? लाइपेज़, लाइपेज़। और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। होता क्या है बच्चों कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना होता है ना, उसमें हमारे पास बहुत बड़े-बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके फैट के। क्या होते हैं? लार्ज ग्लोब्यूल्स। 1 सेकंड। हमारे पास क्या होता है? लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के। तो ये जो लाइपेज़ है, ये क्या करता है? इसको लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये लार्ज को क्या करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज़ और ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारा प्रोटीन को प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब हम आ जाते हैं अपना कहाँ पे? हम बात कर रहे थे किसकी? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे थे। तो अपना हमने क्या कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ये दोनों अपना काम करते हैं, लीवर और पैनक्रियाज़, और हमने इन दोनों के काम देख लिए। लीवर बाइल जूस ये रिलीज़ करता है, और पैनक्रियाज़ क्या रिलीज़ करता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज़। अब आ जाता है हमारा हमारा फूड जो है हमारा आ जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना बच्चों, ये जो जगह होती है ये क्या कहलाती है? कंप्लीट डाइजेशन साइट कहलाती है। कंप्लीट डाइजेशन साइट कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका फुल कंप्लीट, यानी कि जो भी फूड में अब तक आपका अगर कुछ कमी बच गई है, तो वो जो है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, और आपका जो फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये कैसे डाइजेस्ट होता है कि आपके पास जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका फैट है, वो आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फैटी एसिड में, एंड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्लांट का पढ़ा रही थी कि उसकी एनर्जी किस चीज़ में स्टोर होती है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। वैसे ही सिमिलरली हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो है जो न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, वो किसमें स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और आपका लास्ट में बचता है प्रोटीन, और प्रोटीन आपका किस में ब्रेक हो जाता है? अमीनो एसिड में। किस में ब्रेक होता है बच्चों? वो अमीनो एसिड में। ठीक है? आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हो गया, आपका फैट फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन में हो गया, और प्रोटीन आपका हो जाता है अमीनो एसिड में। ठीक है? तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारा डाइजेस्ट हो जाती हैं, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में उसके ग्लैंड्स लगे होते हैं, इंटेस्टाइनिंग ग्लैंड होते हैं, वो हमारे पास रिलीज़ करते हैं अपना जूस, जो कि फाइनली ये काम कर देते हैं। अब होता क्या है कि बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे जब ये सारा काम हो जाता है, तो ये जो चीज़ें हो रिलीज़ हुई ना, ग्लूकोज़, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड, ये सब हमारा क्या होता है? अब्ज़ॉर्ब हो जाता है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ये होता है, ये क्या होते हैं? विलीज़ कहते हैं इनको, विलीज़। ठीक है? ये क्या होता है? फिंगर टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये क्या होती है? ये रिच होती है ब्लड वेसल्स में। किसमें? रिच इन ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करती है कि ये इनका इसी वजह से, रिच इन ब्लड वेसल्स होने की वजह से इनकी ऑब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, और ये जो रिलीज हुई है ना सारी चीजें, ये इन सब चीजों को रिलीज करके ले जाती हैं ऊपर बॉडी के पास। किनको? ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, या फिर ग्लाइकोजन को और अमीनो एसिड को कहाँ ले जाती हैं? ऊपर ले जाती हैं बॉडी के पास। कौन? विलीज ले जाती हैं। ये कहाँ होती हैं? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन
टाइम में होती है। अब होता क्या है कि इन सबको ऑब्ज़र्व करने के बाद, ऑब्ज़र्व किसने करा? विलीज़ ने। इन सबको ऑब्ज़र्व करने के बाद जो हमारा कुछ बच जाता है, वो हमारा कहाँ जाता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फाइनली, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाता है बच्चों? फाइनली एनएस में जाता है और रिलीज़ हो जाता है, एनएस में जाता है। 1 सेकंड। हाँ, तो वो कहाँ जाता है? फाइनली एनएस में जाता है और रिलीज़ हो जाता है फाइनली कहाँ? हमारी बॉडी से। तो बच्चों ये क्या था? ये था पूरा हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। इसे मैं जल्दी से एक बार समझा देती हूँ शुरू से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए जब मैं आपको सिंगल सेल और मल्टी सेल पढ़ा रही थी, तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। और ये किस लिए वजह हो रहा है बच्चों? क्योंकि सिंगल सेल में आपने क्या पढ़ा था? वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, तो उसका अपना एक्सचेंज हो जाता है। अब हमारी बॉडी नहीं होती, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में इतना सब कुछ तामझाम होता है फिर। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं होती। तो हमने पहले क्या देखा? पहला हमारे पास क्या होता है कि माउथ में हमारा माउथ से एनएस तक जो हमारा कैनाल होती है, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। पूरी ये जो लाइन जा रही है, वो हमारी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये जो पूरी कैनाल जा रही है, ठीक है? दिस इज़ एलिमेंट्री कैनाल। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी के लिए, वो होता है हमारा च्यूइंग। हमने खाने को चबाया, ब्रेक करा इनटू पार्टिकल। फिर हमारे पास सलाइवा होता है, सलाइवा ने क्या कर दिया? वेट कर दिया। वेट करने के अलावा इसने क्या रिलीज करा है? एक सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम रिलीज करा है, जिसने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों? इसके बाद क्या है? हमारा फूड गया यहाँ पे फूड पाइप में, जिसे एसोफेगस कहा जाता है। एसोफेगस से होते हुए वो फूड हमने एंटर करा स्टमक में। स्टमक में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल हमारा खाना डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और म्यूकस हमारा लेयर होती है जो कि हमारे एसिड से बचाती है। अब यहाँ से जो है वो रिलीज़ होता है थोड़ा-थोड़ा करके, थोड़े-थोड़े अमाउंट में नीचे जाता है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब ये जाता है, तो उससे पहले हमारा क्या है? लीवर और पैनक्रियाज़ अपना काम करते हैं। लीवर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज़ करता है, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और ये काम क्या करता है? पहले तो ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है पैनक्रियाज के लिए, दूसरा फैट को एमल्सिफाइड करता है, ठीक है? और उसके बाद पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज का क्या काम होता है बच्चों? ये भी हमारे पास 2 एंजाइम रिलीज़ करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज़। ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और लाइपेज़ जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। कौन-सा फैट? जो हमारे पास क्या है कि हमारे जो बाइल जूस ने जो फैट को एमल्सिफाइड करा है ना, उसे और भी ज़्यादा ब्रेक कर देता है पैनक्रियाज़। कैसे? अपना लाइपेज़ की मदद से, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आता है फाइनली। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारा लीवर और पैनक्रियाज़ ने अपना काम कर दिया। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो जगह होती है बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन वाली जगह होती है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे याद आ गई। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या बात कही थी कि जो गाय और भैंस होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है? शाकाहारी होते हैं, और लायन जो होते हैं, वो मीट खाते हैं। तो मैंने कहा था कि उनकी बॉडी में भी डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस यही आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है कि जो ये घास पत्ते खाते हैं, तो इनमें क्या होता है? सेलुलोज़ होता है, सेलुलोज़ होता है। तो सेलुलोज़ को पचाने के लिए हमें क्या होता है? लॉन्गर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन to digest सेलुलोज। और ये सेलुलोज किस में होता है? प्लांट प्लांट वाले उसमें होता है। और जो ये टाइगर वगैरह होते हैं, ये तो मीट खाते हैं, तो इनको इतनी लंबी नहीं चाहिए होती, दे डू नॉट नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये डिफरेंस था जो मैं आपको बताने वाली थी इन लोगों में, कार्निवोरस में और हर्बीवोरस में, कि हर्बीवोरस को यानी कि जो प्लांट खाते हैं, उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक है बच्चों? यही डिफरेंस था। तो मैं क्या बता रही थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास कौन-सी साइट होती है? कंप्लीट डाइजेशन वाली साइट होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड ग्लाइकोजन में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। और हमारे पास क्या होता है? ये जो चीज़ें सारी अब्ज़ॉर्ब होती हैं कहाँ से? हमारा विलीज़ से जो है अब्ज़ॉर्ब होती हैं। विलीज़ क्या होती है? रिच इन ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ऑब्ज़ॉर्ब करके कहाँ ले जाती हैं? बॉडी के पार्ट्स तक ले जाती हैं। अब जो बाकी चीज़ें बच गईं, जो इनमें से बच गया, तो वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में होकर वो कहाँ पे जाता है? एनएस पर जाता है, और फाइनली हमारी बॉडी से जो है ना निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो बच्चों, हमने क्या करा आज की क्लास में? हमने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को कवर किया है। आगे जाके हम रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों, कीप वॉचिंग। थैंक यू।